सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में काम कर रहा था। दाऊद को इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना गया। उस दिन उसने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर ली जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। अब वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं रहा, वो एक डिक्लेयर्ड एनिमी बन चुका था। इंडिया ने उसे ऑफिशियली मोस्ट वांटेड घोषित किया। उसके ऊपर टाड़ा लगाया गया। उसकी सारी एसेट्स सीज करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लास्ट के बाद इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया। एक्सट्रेडिशन एफर्ट शुरू हुए, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया गया, लेकिन दाऊद दुबई से निकलकर गायब हो चुका था। बाद में रिपोर्ट्स आई कि उसने कराची में शरण ले ली है और उसे अलेजिडली आईएसआई की प्रोटेक्शन मिल रही है। इंडिया ने बार बार पाकिस्तान से उसे सौंपने की मांग की, लेकिन हर बार जवाब डिनायल ही रहा। पाकिस्तान का हमेशा एक ही जवाब था, हमारे पास दाऊद नहीं है। लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा था कि वो क्लिफ्टन एरिया के एक बंगलो में रहता है, उसकी सिक्योरिटी टाइट है और उसके फोन कॉल्स ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ आज भी जारी है। इस बीच दाऊद का नेटवर्क और भी ग्लोबल होता गया। यूके, यूएई, साउथ अफ्रीका और मलेशिया जैसे देशों में उसके कनेक्शंस फैल गए। हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने लगा। फेक करेंसी इंडिया में भेजी जाने लगी और अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स उसके रूट्स के जरिए पूरी दुनिया में फैलने लगी। ये सिर्फ क्राइम नहीं था, बल्कि एक पैरेलल सिस्टम था जो बॉर्डर्स के पार ऑपरेट कर रहा था। उसका हवाला नेटवर्क इतना सोफिस्टिकेटेड था कि पैसा एक देश से दूसरे देश में जाता था, लेकिन कोई पेपर ट्रेल नहीं छूटता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि उसका एनुअल टर्नओवर बिलियंस में था। कुछ एस्टिमेट्स तो $2 बिलियन तक की बात करते हैं। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ने दाऊद इब्राहिम को ऑफिशियली ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने भी उसे टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया। अब ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं रहा था, बल्कि एक